हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नरेश सर की क्लास में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। बच्चों, आज कक्षा 9 का गणित शुरुआत हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, कुछ संख्याओं को जान लेते हैं जो हमें इस प्रश्नावली में काम आने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हमारा पहला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स। बच्चों, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर, कहाँ से बच्चों? शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते 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 अनंत तक जो संख्याएं जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या हमारे शुरू से शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। दूसरा हमारा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, प्राकृत संख्या किन्हें बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी। जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और जो संख्या शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चों, यहाँ से हमारा 2 सवाल बनता है, ठीक है। अब थोड़ा उन 2 प्रश्नों को देख सकते हैं। आप लोग नोट बना के इसे याद भी कर सकते हैं कि पहला हमारा सवाल है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? पहला। और दूसरा हमारा सवाल है बच्चों, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? आइए बच्चों, हम इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? तो बच्चों देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। क्या 0 हमारे प्राकृत संख्या में आते हैं बच्चों? नहीं आते। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं। एक हमारी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या जो हमारी प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 जो पूर्ण संख्या वो हमारे प्राकृत संख्या में नहीं आती है। तो हम सभी जब बोलेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 0 जो हमारे पूर्ण संख्या में है, जो हमारे प्राकृत संख्या में नहीं आती, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों नहीं। दूसरा हम देखते हैं बच्चों कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो सभी प्राकृत संख्या को देखते हैं कि प्राकृत संख्या 1 है, क्या 1 पूर्ण संख्या भी है? बिल्कुल है। प्राकृत संख्या 2 है, क्या 2 हमारी पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। प्राकृत संख्या 3 है, क्या हमारे 3 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी हमारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो इसका उत्तर में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसका उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं हाँ। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो सभी पूर्ण संख्या है ये प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। आइए अब हम लोग अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या हमारी है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स।
इंटीजर्स में क्या होता है बच्चों, जितना भी पूर्ण संख्या है सभी धनात्मक, और जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी को अगर हम ऋणात्मक लेके एक जगह पे लिखेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। और इधर -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते इधर भी अनंत तक जाएगी। तो ऐसी संख्या, ठीक है, जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों से मिलकर बने होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से इधर जितनी है सबके सब पूर्ण संख्या, तथा सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, इधर 1 से जितना है सभी ऋणात्मक है और प्राकृत संख्या है, और 0 से इधर जितना है सभी धनात्मक है और पूर्ण संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्ण संख्या तथा सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या के संग्रह को, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। आप लोगों को साधारण सा याद रखना है कि जो संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें से 0 से इधर जितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर, इन सभी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, इन सभी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और 0 से लेकर बाईं तरफ जितनी संख्याएं जाएगी, इन सभी संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब बच्चों 0 को तो 0 को ना तो हम धनात्मक में शामिल किए हैं ना ही ऋणात्मक में शामिल किए हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है क्योंकि हमारा जो 0 है ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो क्या है बच्चों, 0 हमारी जो है ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ना ही ऋणात्मक है। तो क्या है बच्चों, केवल पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। तो इन सभी तथ्यों को, इन सभी बातों को आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है कि जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, जबकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्णांक होती है और जितना भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक वाली और जितना भी पूर्ण संख्या धनात्मक वाली, सभी को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा पूर्णांक बनता है। उसमें से जितने प्लस वाली संख्याएं हैं उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो माइनस वाली संख्याएं हैं इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। प्लस धनात्मक संख्याओं के आगे हमें प्लस देना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं के आगे हमें माइनस देना बहुत ही जरूरी होता है। 0 हमारा ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं। इसे हम मिटा देते हैं। आइए बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं को देखते हैं। परिमेय संख्याएं, तो बच्चों ये परिमेय संख्याएं होती क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में
लिखी जा सकती है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर नहीं है 0 के। बच्चों परिमेय संख्या को थोड़ा हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि परिमेय संख्या से लेकर काफ़ी सवाल आते हैं हमारे प्रश्न में। तो परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम साधारण तौर पर आप लोगों को बताएंगे तो P/Q कहने का मतलब है कि बटे वाली संख्याएं, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सारी संख्याएं जितनी हैं सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। यहाँ P और Q याद रखिएगा, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती है। क्या याद रखना बच्चों कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती है। सह अभाज्य कहने का मतलब है कि P तथा Q का जो HCF है, मतलब जो मॉस है, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अर्थात जब P और Q का HCF 1 आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि हम बता रहे हैं 3/4 की बात करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम बता रहे हैं कि 3 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करके देखते हैं तो 1 और 3 आता है। उसी तरह 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 आता है, 2 आता है और 4, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का गुणनखंड 1 और 2 और 4। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ बच्चों, सिर्फ गुणनखंड है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है यही इसका HCF होता है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों? 1 है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए ये दोनों कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो जो संख्याएं को हम बट्टे में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जहां हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, क्या नीचे कभी 0 है? नहीं है। अगर नीचे कभी 0 आ जाता तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। जैसे ये 1/2, अगर हम 2 के बटे में 0 ले सकते तो इसे परिमेय संख्या हम परिमेय संख्या बोलेंगे क्या? इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। Q नीचे वाली संख्या है तो नीचे 0 आ जाता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कोई भी संख्या के नीचे अगर किसी परिमेय संख्या का हर मतलब नीचे वाला अगर 0 आ जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। थोड़ा यहाँ और हम देख लेते हैं बच्चों कि हमारी जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? तो जितनी भी हमारे पूर्ण संख्या है बच्चों, जैसे कि हमारे पूर्ण संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बच्चों जितनी भी पूर्ण संख्या है इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं बच्चों। सभी के नीचे क्या है? 1 है, अर्थात ये P/Q के रूप में है। तो इसका मतलब ये इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, सवाल आता है कि क्या पूर्ण संख्या जो है वो परिमेय संख्या है? तो है। उसी तरह हम प्राकृत संख्या को देखते हैं बच्चों। प्राकृत संख्या की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृत संख्या 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ऐसे चलते जाता है बच्चों। तो इसके नीचे भी हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, और इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। क्या हमारा पूर्णांक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है बच्चों। पूर्णांक को -1, -2, -3, 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, क्या इनके बटे में हम नीचे कुछ नहीं होता तो 1 छुपा होता बच्चों? आप लोगों को पता होगा। मतलब सभी संख्याओं के नीचे क्या होती है? 1 होती है, 1 होती है। अर्थात जितने भी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पूर्णांक है इसके नीचे कुछ नहीं तो सभी के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो जैसे 1 मानेंगे तो ये P/Q के रूप में आ जाती है। तो ये सभी के सभी क्या बन जाता है? परिमेय संख्या बन जाता है। ये सभी क्या बन जाता है बच्चों? परिमेय संख्या। अतः हम बोल सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं और पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल होता है क्या शून्य परिमेय संख्या? तो बिल्कुल बच्चों, ठीक है, शून्य हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। लेकिन इसे 1 को ऊपर कर देते हैं और शून्य को नीचे कर देते हैं तो ये परिमेय संख्या हमारा
नहीं होगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हम अपरिमेय संख्या कैसे बोलेंगे? तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे जितने वाले रूट वाली संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जितनी रूट वाली संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √2, √3, √4, √5, सॉरी बच्चों 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए 4 नहीं होगा, √5, √6, √7, √8, तो ये जितने वाले रूट वाली संख्या हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या। अब आखिरी हमारी संख्या को पढ़ना है बाबू, जो है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसका भी जिक्र आप लोगों के प्रश्नावली में क्या क्या है। तो वास्तविक संख्या किन्हें बोलेंगे बच्चों? तो लिखेंगे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी वास्तविक संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहेंगे। इसका मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी। जब हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बनता है। जैसे √2, √3, √5, √6, ये सब के सब अपरिमेय संख्या हैं, जबकि 1/2, 2/3, 4/5 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। √4, √9, √16 ये सभी परिमेय संख्या हैं। तो ये सभी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या जब हम सभी को मिला देते हैं तो ये पूरी संख्या हमारी क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी संख्याएं समझ में आई होगी। अब आइए हम इन्हीं संख्याओं की मदद से प्रश्नावली 1.1 को बनाते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जिन जिन संख्याओं को सीख लिया है उन्हीं संख्याओं की मदद से बनाएंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों हम आप लोगों को पहले ही बता दें परिचय में ही कि हमारा जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लिख लेते हैं। तो हल देखिए क्या लिखेंगे? हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है तथा इसे हम
P/Q अर्थात 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। बच्चों समझिए क्या बोले कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा इसे हम P/Q अर्थात 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों हम जैसे ही बताए कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हमारा P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q नहीं है बराबर 0 के, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, हल लिख लेते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ठीक है, जब भी आप लोगों को ऐसी संख्या दिया रहेगा, ठीक है, तो हम आप लोगों को इसे बनाने का एक आसान सा उपाय बताते हैं। हालांकि परिमेय संख्याओं को निकालने के बीच में कोई दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, तो इन्हें निकालने की कुछ विधि बता देते हैं, ठीक है। सबसे सरल और आसान विधि जो है, सबसे पहले हमें इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा और उसमें से एक जोड़ लीजिएगा, एक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 था इसके ऊपर में भी और नीचे भी 7 से इसे गुना करेंगे और 7 से इसे गुना करेंगे, 7 से इसे हमें भाग भी करनी होगी। तो ये हो जाएगा 3 सते 21 बटे में 7। उसी तरह हमारा जो 4 है, 4 के साथ भी उसी तरह करेंगे। 4 को हम क्या करेंगे, ये जो संख्या आया था 7, तो 7 से हम इसे गुना कर लेंगे और 7 से हम इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या निकालने का एक सरल सा उपाय है, आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो जितना बोला है 6 बोला है तो 6 में एक जोड़ लेंगे। कल को अगर आपको बोलेगा कि 5 परिमेय संख्या निकाला तो क्या कीजिएगा, 5 में से एक जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर 6 बोलेगा तो 6 में से हम यहाँ एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब उसे क्या करना है, इस यहाँ 3 है तो 3 को 7 से गुना कर लेना है और 7 से हमें भागा भी करना होगा। उसी तरह फिर हमें बोला था 4, तो संख्या 4 में भी हम 7 से गुना करेंगे और 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 सते 28 बटे में 7 का 7। अब हम क्या लिखेंगे, अतः 3 और 4, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए 21 बटे 7 है तो इसके अगली वाली संख्या लिखे, 21 बटे के बाद 22 बटे 7 हो जाएगा, 23 बटे 7 हो जाएगा, 24 बटे 7 हो जाएगा, 25 बटे 7 हो जाएगा और 26 बटे 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार 6 बोला था बच्चों, तो एक और लिख लेते हैं, 26 के बाद हो जाएगा 27 बटे 7, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जितना निकालना उसमें से एक जोड़ लेंगे, उसके बाद ये पहली संख्या में ये 7 से गुना करेंगे फिर भाग करेंगे, उसी तरह दूसरी संख्या में भी 7 से गुना करेंगे भाग करेंगे। जो संख्या आएगा 21 और 28 के बीच में हम लिख सकते हैं 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो इस तरह से हमारा 3 और 6 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं निकल के आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 3 में। आइए बच्चों अब हम प्रश्न 3 को भी देख लेते हैं। प्रश्न 3 भी बिल्कुल प्रश्न 2 के जैसा है। क्या कह रहा है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे और आप लोगों को हम क्या बताए थे कि जितनी संख्याएं ज्ञात करना है उसमें से एक जोड़ देना है। तो 5 संख्या ज्ञात करना है तो इस 5 में कितना जोड़ देंगे, हम एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6। अब ये जो हमारी पहली संख्या है 3 बटे 5, इसमें ऊपर भी और नीचे भी कितना से गुना कर देना था बच्चों, जो संख्या आएगा उससे गुना कर देंगे। तो 3 छक 18 हो जाएगा,
बटे में 5 छक 30 हो जाएगा। दूसरी संख्या में भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, 4/5 था तो 4/5 में भी हम ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 6 से हम गुना कर देंगे, तो 4 छक 24 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। अतः हम बता सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। निम्न है। क्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो 18/30 के बाद 19/30 हो जाएगा, फिर 20/30 हो जाएगा, फिर 21/30 हो जाएगा, उसी तरह 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा क्या होता है बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकल आती है। आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न 4 की तरफ। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न 4 को भी देख लेते हैं। प्रश्न 4 क्या करें कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। बच्चों हमारा प्रश्न 4 में 3 प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रश्न क्या करें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सत्य है तो फिर कारण देना है, असत्य है तो फिर उसका भी कारण देना है। तो पहले देख लेते हैं बच्चों कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों हम आप लोगों को परिचय इंट्रोडक्शन में ही क्या बताते हैं कि हमारी जो पूर्ण संख्या होती है, हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 इस तरह कर करके अनंत तक जाती है। और हमारी जो प्राकृत संख्या होती है बच्चों वो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 इस तरह से जाती है। पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे जाता है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है बच्चों, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। अब आप लोग यहाँ देखिए बोले कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, तो प्राकृत संख्या में 1 आता है तो क्या एक पूर्ण संख्या में आता है, बिल्कुल आता है। प्राकृत संख्या 2 में 2 आता है, क्या 2 पूर्ण संख्या में भी है, बिल्कुल है। उसी तरह प्राकृत संख्या 1 2 3 4 सब आएगा, इसी तरह से अनंत तक। पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 सब आएगा। इसका मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी के सभी पूर्ण संख्या भी है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा सत्य, हो जाएगा सत्य। कारण क्या देंगे बच्चों, क्योंकि 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि इत्यादि प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या भी है, जो पूर्ण संख्या भी है। तो क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमारा 1 2 3 4 ये सभी के सभी प्राकृत संख्या है और ये हमारा पूर्ण संख्या भी है। तो पहला हमारा सत्य हो जाता है क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक में हम क्या बताते हैं बच्चों कि पूर्णांक में शून्य से शामिल होता है, शून्य से धनात्मक वाली संख्याएं भी शामिल होता है और शून्य से ऋणात्मक वाली भी संख्याएं शामिल होता है, दोनों शामिल होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो ये सभी पूर्णांक जो है बच्चों ये सभी पूर्णांक बोल रहे कि एक पूर्ण संख्या होती है, तो सभी पूर्णांक बोल रहे कि प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक में तो माइनस वाली भी संख्याएं होती बच्चों। क्या माइनस वाली संख्या हम पूर्ण संख्या में बताए थे? नहीं, पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक वाली संख्या होती है, शून्य से लेकर इधर, जबकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक वाली संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। ये 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि बोला प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है, माइनस वाला भी शामिल है, और माइनस वाला कभी भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य, दूसरा नंबर हो जाएगा असत्य। क्यों बच्चों, क्योंकि -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इत्यादि पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं, जो
पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या देख रहे हैं बच्चों कि पूर्णांक में माइनस वाली भी संख्या है, लेकिन जो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तीसरा नंबर देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय जो होता है बच्चों, हम बताते हैं परिमेय संख्या जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या कभी भी बट्टे में होती है P/Q के रूप में? तो नहीं होती। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या में बट्टे वाली भी संख्याएं होती है बच्चों, और ये बट्टे वाली संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कारण देंगे बच्चों, क्योंकि 0/1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इत्यादि इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि जितने भी परिमेय संख्या है ये सभी परिमेय बोला है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो कुछ परिमेय संख्या है जो बट्टे में नहीं होती है, 1 2 3 4 ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ बोल रहे कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या में बट्टे वाली संख्या भी होती है, P/Q के रूप वाली भी संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी भी बट्टे में नहीं होती है, जबकि परिमेय संख्या में बट्टे वाली भी संख्याएं होती हैं। तो पहला सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही बात है, क्योंकि जितना भी 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या भी है। उसी तरह जितना भी पूर्णांक वाली संख्या ये पूर्ण संख्या होती है नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली भी संख्याएं होती है जो पूर्ण संख्या में नहीं आती। उसी तरह परिमेय संख्या बट्टे में होती है और बट्टे में नहीं भी होती है, लेकिन यहाँ प्रत्येक बोला है तो प्रत्येक में बट्टे वाली भी संख्या हो जाएगा जो हमारे पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हमारा प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आप लोगों का सारा डाउट दूर करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स बाय नरेश सर के क्लास में। बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल सर्च करना है तो आप ये लिख के सर्च कर सकते हैं @मैथ्स बाय नरेश सर, ऊपर में एक डैश दीजिएगा और U9Y। क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि सर्च पे मेरा चैनल अभी आ नहीं रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सर्च बॉक्स में जाके, यूट्यूब खोल के सर्च बॉक्स में जाके टाइप कीजिएगा @मैथ्स बाय नरेश सर, ऊपर में डैश और U9Y। ये सर्च करने के बाद आप लोगों को मेरा चैनल दिखाई देगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो उसे बहुत सारा प्यार दें। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम प्रश्नावली 1.2 में।